वोल्केनो खत्म हो गया है, अर्थक्वेक खत्म हो गया है, और प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो गया है, प्लेट विवर्तनिकी खत्म हो गई है। तो आप ये सब मंधारा समझ में आ गया है। अब जो आज का जो सेशन है ये किस पे होगा? महाद्वीपीय विस्थापन पे। ये विस्थापन सिद्धांत जिसे महाद्वीपीय बहाव या महाद्वीपीय प्रवाह भी कहते हैं। वो गेट खुल गया है, उसको लगा दीजिए। कैसे रहता है? महादेश या महाद्वीप को कितने हैं लगभग? वर्ल्ड में पता है ना आप लोग को? सभी देश है, सभी देश, कुछ देश मिला करके महादेश का निर्माण किए। तो महादेश में कौन कौन से आ जाएंगे आपको? क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हैं? कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। बड़ी बड़ी कंट्री कौन कौन सी है? कनाडा है, यूएसए है एंड मैक्सिको है। चूंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा के किधर है? ऊपर मतलब नहीं, नॉर्थ साइड है। क्या है? नॉर्थ साइड है, इसको क्या कह रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। और ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी साइड, इसको क्या कह रहे हैं? साउथ अमेरिका कह रहे हैं। इसका मतलब ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में कितने कंट्री लगभग है? ब्राजील हो गया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली, कोलंबिया, ये सब वेनेजुएला वगैरह है। ठीक है। फिर आपको हो गया अफ्रीका। अफ्रीका ये महादेश है। इसमें देखिए कितने सारे कंट्री है। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, बहुत सारा है। 52, 56, 57, बहुत सारी कंट्री है इसमें। फिर आपको हो गया यूरोप, रसिया वाला भाग कुछ, ठीक ना, ये यूरोप, यूरोप वाला भाग है। फिर आपको ये सब देश है पता आप लोग को है। ऑस्ट्रेलिया हो गया ये, इसमें बहुत अच्छा से दिया है, नाम लिख करके दिया है। ठीक है, तो ये पहले हमको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए। ठीक ना। इसको समझने के दृष्टिकोण से किस, कौन सा देश किस लोकेशन पे है, इसलिए इमेजिनरी लाइंस खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींचा गया है। और वो काल्पनिक रेखा क्या है? अक्षांश और देशांतर है। पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी पे ऐसा किसी भी तरह का रेखा खींची हुई नहीं है, लेकिन समझने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम जानने के लिए कि किस लोकेशन का क्या टाइम है, इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है समझने के दृष्टिकोण से, पढ़ने के दृष्टिकोण से। और वो कौन सा रेखा कहा जाता है? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखा किस तरह से होती है? हॉरिजेंटल होता है, ठीक ना, पड़ी हुई रेखा होती है, हॉरिजेंटल होता है। और देशांतर क्या होता है? वर्टिकल होता है, लंबवत होता है, उसको क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है। तो इस तरह से अगर लाइन खींची गई हो, ये क्या कहलाएगा? और ये किस तरह से कहलाएगा? ये अक्षांश, ये अक्षांश हो जाएगा। अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहते हैं। और देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक ना।
तो सबसे बीच से गुजरने वाला जो रेखा होता है, सबसे बीच से, वो क्या होता है, इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है। ये नहीं गुजरा है बीच से, इसके बारे में सोचना है, ठीक ना, बताएंगे। तो भूमध्य रेखा होता है, उसके बाद ऊपर से भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। इसके नॉर्थ साइड में भी कितना जाएगा, 90 डिग्री तक, और इसके साउथ में भी कितना जाएगा, 90 डिग्री तक। 0 से स्टार्ट हो करके नॉर्थ में चलेगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर जाता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री पहुंचेगी इस तरह से, चूंकि तो गोल है ना, और इसके नीचे से भी जाएगी तो 90 डिग्री पहुंचेगी, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, 90 और 90 हाफ कंप्लीट हो गया ना। और पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल है, तो कितने डिग्री का होगा लगभग, 360 डिग्री का। गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को हम 2 भागों में बांट देंगे, कितना कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। अब टाइम को समझने के लिए ना ये इमेजिनरी लाइंस खींची गई है समझने के लिए। अब कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीप का बहाव हुआ है। कौन सा आधार पे कह सकते हैं आपकी महाद्वीप का बहाव हुआ है? इसका मतलब है कि सभी महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सॉरी एशिया, यूरेशिया, यूरोप, सभी क्या था, पहले क्या था, एक जगह था, है ना। इसका मतलब है कि महाद्वीपीय का जब बहाव हुआ है, प्रवाह हुआ है, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले एक जगह था, ये इस तरह से बंधी हुई नहीं थी। मतलब बीच में ये जो है, ये कौन सी ओशियन है, कौन सा समुद्र है, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है ये, अटलांटिक महासागर। इसका मतलब इस साइड कौन सा महासागर होगा, कौन सा, प्रशांत महासागर होगा, ठीक ना। इस तरफ और उस तरफ भी होगा प्रशांत महासागर, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये तो फ्लैट है, इसको उधर करेंगे क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक ना। ग्लोब नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अब देखिए ये कौन सा ओशियन होगा, ये भारत है। भारत के नीचे कौन सा ओशियन है, इंडियन हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। क्यों है, हिंदुस्तान के नीचे है, हिंद महासागर है। इस तरफ प्रशांत महासागर होगा। और यहाँ जो है ये सिचुएशन है, ये कौन सी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। और ये क्या है, मतलब इंडिया का किस साइड में, पूरब साइड में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम साइड में कौन सा है, अरब सागर है। और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी कहाँ मिलती है, हिंद महासागर में मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये तो अटलांटिक महासागर है ही है, ठीक है ना, यही इसी का तो मेन खेला था। ये प्रशांत महासागर हो गया, ये उस तरफ भी प्रशांत महासागर हो गया। और बाकी ये सभी क्या हो गया, महाद्वीप या महादेश। क्या कहेंगे, महाद्वीप या महादेश। तो महादेश था, एक महादेश में कितने कितने कंट्री है, 1 2 3 4 5, और लास्ट नीचे एक अंटार्कटिका है ना, सबसे नीचे, इसमें दर्शाया नहीं गया, सबसे नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। तो आज की जो सिद्धांत पढ़ना है हम लोगों को, आज के टॉपिक जो है महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपीय बहाव, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत। इसका मतलब है कि सभी जो महादेश है एक समय ऐसा था, एक जगह थे, और उस जगह, उस लोकेशन को, जो अब एक जगह थे, उस चीज को होल ऑफ टोटलिटी जो हुआ, उसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। क्या कहा जाता था, उसको पैंजिया कहा जाता था, ठीक ना। अब बात ये आती है कि जब सभी एक जगह जुटे हुए थे, तो आखिर ये यहाँ चल के यहाँ आ गया, और यहाँ चल के यहाँ चला गया, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, इसकी लोकेशन यहाँ है, इसकी लोकेशन यहाँ है, सभी जगह एक से एक जगह थे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो ड्रिफ्टिंग है, बहाव है, किस दिशा में है, और कौन सा ऐसा ताकत है जिसके वजह से ये बहाव हो रहा है, समझ में आया? इसका मतलब है किसी चीज का बहाव होना, बहना, इसका मतलब है कि नीचे उसका घर्षण होगा, या नीचे से ग्लाइड करेगी। इसका मतलब है कि ये सतह और ये सतह के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा फ्रिक्शन वाला, मतलब आपको ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्लाइडिंग कोई टूल्स होगा, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा होगा जिसपे फिसल रहा है। और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पृथ्वी को 3 भाग किया गया था। इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या था, सियाल, सीमा और नीफे था, है ना। और मैकेनिकल डिवीजन में क्या किए थे हम लोग, क्रस्ट, लिथोस्फेरिक में बांटे थे ना, क्या था, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। उसके बाद फिर
लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, और बताइए, पायरोस्फीयर था, बेरियोस्फीयर था। तो ये सब डिवाइड डिवाइड किए थे। इसका मतलब है कि सियाल जो है, सियाल सबसे ऊपरी भाग है ना, सियाल ऊपरी भाग हो गया। मतलब ये जो द्वीप बना हुआ है किस पे बना हुआ है, ये देश है जिसपे हम लोग हैं वो किस पे है, सियाल पे है। और बीच वाला भाग सीमा हो गया, और सबसे नीचे वाला भाग नीफे हो गया। इसका मतलब है कि सियाल जो है सीमा पे ग्लाइड कर रहा है ना, क्या रहा है, सरक रहा है, बहाव हो रहा है, प्रवाह होता है किस पे, सियाल जो है सीमा पर। समझ में आया? इसका मतलब है कि सीमा की जो स्थिति है वो क्या है, सेमी सॉलिड होगा। क्योंकि अगर वो सॉलिड होता तो सरकता नहीं ना। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्लास्टिक जोन उसको कहते हैं, उसको दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल, प्लास्टिक जोन कहते हैं स्थनोस्फीयर को, है ना। इसका मतलब है कि उस सीमा पे ये सरक रहा है, फैल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, प्रवाह हो रही है धीरे धीरे। चूंकि हम बताए थे इसका दो तीन कॉन्सेप्ट था। पहला तो तापीय संवहन धारा थी, तापीय संवहन धारा नीचे से निकलती है और दोनों तरफ फैलती है। इस कारण एक कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, फिर मान लिया अगर कोई चीज है जो नीचे से उसका सतह से क्या है, उखड़ा हुआ है या फिर ऊपर रखा हुआ है सिर्फ ऐसे, तो उसको हम ठेल या ढकेल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सरका करके। घर्षण होगा। और वो कौन सा ऐसा ताकत है, कहां से वो ताकत उत्पन्न होती है, कौन सा ऐसा बल है जिसके वजह से ये सब चीजें होती है, ये सभी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो महाद्वीप तो पहले हम लोग को पता है, और महाद्वीप का भी स्थापन पढ़ना है, बहाव पढ़ना है, ये सिद्धांत, ठीक। तो कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत जो दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया, कौन सा ऐसा आधार है जिसके बारे में ये बताया गया कि हाँ ये महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, क्या हो सकता है। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन, महादेश के विस्थापन का जो व्यू था, कॉन्सेप्ट था, किनके दिमाग में आया था, एंटोनियो स्नाइडर। लिखाएंगे, लिखना ने पहले समझ लीजिए। किनके दिमाग में सबसे पहले आया, एंटोनियो स्नाइडर। इन्होंने ये बताया कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, महादेश एक दूसरे जगह से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह खिसके हैं, बहाव हुआ है, प्रवाह हुआ है। ये कौन थे, एंटोनियो स्नाइडर। उसके बाद आता है एफवी टेलर। और ये एंटोनियो स्नाइडर कहाँ के थे, फ्रांस। एंटोनियो स्नाइडर ने बताया कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। लेकिन जब कुछ चीजें नया नया कुछ बोला जाता है समाज में या कहीं भी किसी भी परिपेक्ष में ना, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उनके सपोर्ट में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या ऐसा सही बात आप बोल रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है। कोई भी ओपिनियन आप समाज में रखते हैं, चाहे किसी भी तरह की चीज आप कहीं भी रखते हैं, अगर आप वो ओपिनियन अच्छा भी है या खराब है, निगेटिव व्यू है या पॉजिटिव व्यू लेकर के रखा है, दोनों का अलग अलग विचारधारा बन जाती है। अगर आप पॉजिटिव व्यू भी रखे हैं ना, पॉजिटिव चीजें रखे हैं, तो सभी के लिए सुटेबल नहीं होगा वो, उसका दो विचारधारा बन जाएगा डेफिनेटली। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बात सही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग निगेटिव में चले जाएंगे आपके, और कुछ लोग पॉजिटिव में, कुछ लोग सपोर्ट में आ जाएंगे, कुछ लोग फेवर नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक ना। ये इंसान की प्रवृत्ति है, ये इंसान की प्रवृत्ति यही होता है। तो जब इन्होंने बोला था कि ये महाद्वीप का विस्थापन हुआ था, तो इनको मजाक उड़ाया गया था, अच्छा अभी आप तुम चले हो अभी बताने के लिए महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ है। फिर उसके बाद आए एफबी टेलर। इन्होंने, अब सोचिए इतने बरस और इतने बरस के बीच का गैप के बाद इनको भी कुछ लगा, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्षैतिज विस्थापन का। कौन सा, ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। क्षैतिज वही वाला, क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ,
और वर्टिकल मतलब लंबा। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? लैटिट्यूड। अक्षांश क्या हो गया? क्षैतिज हो गया ना, हुआ कि नहीं? पड़ी हुई रेखा जो होती है वो अक्षांश कहलाती है, और खड़ी हुई रेखा जो कहलाती है वो देशांतर कहलाता है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इन्होंने क्या कहा था? क्षैतिज विस्थापन। क्षैतिज विस्थापन ही होगा ना, वर्टिकल थोड़े होगा। ठीक है। एफ बी टेलर थे, कहाँ के? यूएसए के। इन्होंने बताया इनके बाद कि क्षैतिज विस्थापन हुआ था। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। उन्नीस सौ बारह। ये आते हैं, ये बताते हैं कि तुम लोग जो बात कर रहे हो था ना बाबू, वो सही था लगता है। इनके दिमाग में वैसा आया कि आप दोनों जो बताए थे ना, लगता है सही बात है ऐसा है। और ये क्या थे? जलवायु वेत्ता थे। अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? जलवायु वेत्ता क्या होता है? जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाला या जानने वाला, है ना? ये जलवायु वेत्ता थे। इन्हें जलवायु का अध्ययन करना स्टार्ट किया था, या जो भी अध्ययन कर रहे थे जलवायु का, कि यहाँ की जलवायु उष्ण है, यहाँ की जलवायु शीत है, वहां की जलवायु आर्द्र है। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया? कोयला का पाया जाना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, लेकिन ये शीत कटिबंध में पाया जा रहा है, साइबेरिया क्षेत्र में पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? और साइबेरिया क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र होगा, क्या होगा? और आपको ये बताते हैं कि वो ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडी होगी। क्योंकि पूरे ग्लोब को कितने रेखा, लगभग मुख्य रूप से कितने रेखा है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो कर्क रेखा क्या कौन सा है? उत्तर में है या दक्षिण में? कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में है। और कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे। इसका मतलब है कि ये जो रेखा हो गई, सपोज दैट 0 डिग्री, ये रेखा हो गया 23.5 डिग्री, और ये भी रेखा हो गया, ये हो गया मकर, है ना? ये हो गया विषुवत और ये हो गया कर्क। अब ये तीन के बीच में, ये तीनों रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध? उष्ण आर्द्र कटिबंध कहलाता है। इसके उत्तर हम बढ़ेंगे, अभी तो 23.5 डिग्री पहुंचे हैं। इसके उत्तर कितना डिग्री जाना है? 90 डिग्री जाना है। इसके नीचे भी कहां जाना है? 90 डिग्री जाना है। इसका मतलब है कि ये तीनों रेखा के बीच में सूर्य की स्थिति 90 डिग्री होती है। सूर्य जो है हमारे सर पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों रेखा के बीच में होगा। मतलब इन तीनों रेखा के बीच में जितना भी कंट्री पाया जाएगा और उस कंट्री में जितने भी लोग रहेंगे, सूर्य जो है ना ओवरहेड सिर्फ यही तीनों के बीच में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ गर्मी होगी। ठीक है। और इसके उत्तर साइड चलेंगे तो क्या होगा? ठंड बढ़ते चली जाएगी, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी। यही कारण है ना कि इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती है वहां पे। ठीक है। इसका मतलब है कि उसमें हीट होगा कि नहीं? ज्यादा, बहुत कम होगा। शीत प्रदेश कहाँ ही जाता है? इस प्रदेश को क्या कहेंगे? शीत प्रदेश कहेंगे, है ना? तो कोयला जो है कहाँ पाया जाना चाहिए? उष्ण कटिबंध में पाया जाना चाहिए। पाया कहाँ जा रहा है? साइबेरिया क्षेत्र में। दूसरी बात, भारत की जो स्थिति है, कौन सी रेखा गुजरता है इससे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, मतलब कर्क रेखा गुजरता है। भारत को दो भागों में बांटता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा जो होगा इस यहां से गुजरेगी। विषुवत रेखा इंडिया को टच नहीं करती है, ठीक ना? इंडिया को टच नहीं करती है। विषुवत रेखा यहां से गुजर जाती है। ठीक है। इसका मतलब है, और ये कर्क रेखा ये है। समझ में आया? तो इसके उस साइड में और इसके इस साइड में, मतलब कर्क रेखा के उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड,
तो दक्षिणी साइड जो होगा वो उष्ण कटिबंध में आ जाएगा कि नहीं आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा ना दक्षिणी भाग भारत का, और उत्तरी भाग उपोष्ण में चला जाएगा, शीतोष्ण में नहीं उपोष्ण में चला जाएगा। इतना ठंडा मत कर दीजिए उसको भी, ठीक ना, ठंडा करना है 66 के बाद, ठीक ना। तो क्या हो जाएगी स्थिति, दो तरह से हो जाती है। तो कोयला जो मुख्य रूप से पाया जाना चाहिए ये तीनों लाइन के बीच वाले भाग में लगभग, क्योंकि कोयला का निर्माण यही ना होगा, उष्ण है, आर्द्र है, जमीन दोज हुई है, ये सब सड़ा है, गला है, मिनरल्स बना है, तो ये पाया जाना चाहिए। लेकिन पाया कहाँ जा रहा है? 66.5 के भी पार पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? दो चीजें। दूसरी बात, अब इंडिया में जो बर्फ की चादरें हैं कहाँ पाया जाना चाहिए? हिमालय पे पाया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा होगा तब हिमालय पे पाया जाना चाहिए। अब पाया कहाँ जा रहा है? प्रायद्वीपीय भारत की भी टीलाइट वगैरह मिल रही है। टीलाइट है जिसको क्या कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा जो होता है, वो यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये स्थिति है। अब यहाँ कोयला को पाया जाना चाहिए, यहाँ पाया जा रहा है वहां, और जो है आइस सीट जो है पाया जाना चाहिए कहाँ? उसकी कुछ परमाणु मिल रहे हैं इधर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब अल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में दो चीजें, अब इनका कहना है दो चीजें हुई होगी, या तो पहले जो था सभी महादेश एक जगह थे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुए, जो यहाँ पाया जाना चाहिए था कोयला यहाँ बना था, लेकिन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण वो कहाँ चला गया, वो देश, वो महादेश कहाँ चला गया, आगे चला गया, मतलब उत्तर के साइड बढ़ गया। इसका मतलब है कि जब किसी चीज में उत्तर के साइड तरफ बढ़, सपोज मान लीजिए ये अभी हॉल है, ये कहीं घसक करके वहां चले जाता, हम लोग भी चले जाएंगे ना, इस हॉल में हम लोग हैं तो हम लोग भी वहां चले जाएंगे। तो सेम चीज हुई, कोयला का निर्माण यहाँ हुआ था, अब वहां चला गया, कंटिनेंट कहाँ चला गया, विस्थापन होकर के वहां चला गया। तो जो चीजें कारण हो सकती है, या अगर वहां कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, महाद्वीप का विस्थापन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, जलवायु का विस्थापन हुआ, जलवायु का विस्थापन हुआ होगा, है ना। अगर मान लिया महाद्वीप का बहाव नहीं हुआ वहां, तो इसका मतलब है कि जलवायु कटिबंध है। जो जलवायु का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, जैसे गर्मी ठंडा ये सब जो कंपोनेंट है उनके, ठीक ना, उससे रिलेटेड है। मान लिया सूर्य से रिलेटेड ये होता है, तो सूर्य की तो स्थिति नहीं बदल सकती ना, वो तो जिस तरह से है उस तरह से है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। इसका मतलब है कि जलवायु कटिबंध का विस्थापन होना ये नहीं माना जा सकता। माना जा सकता है क्या? क्योंकि सूर्य से रिलेटेड ये है। किस जगह गर्मी ज्यादा होना चाहिए, कौन सा उष्ण कटिबंध है, कौन सा शीत कटिबंध है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सूर्य का तो विस्थापन हुआ नहीं, कंटिनेंट का जो रोटेट कर रहा है कर ही रहा है, इसका मतलब किसका विस्थापन हो गया, भारतीय सॉरी महाद्वीपीय, महाद्वीप का ही विस्थापन हुआ है। समझ में आया? महाद्वीप का ही विस्थापन हुआ होगा, इसीलिए कोयला के यहाँ पाया जाना चाहिए, तो पाया कहाँ जा रहा है, वहां हिम बर्फ टोपियां जो है पाया जाना चाहिए, यहाँ तो पाया जा रहा है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। दूसरी बात है कुछ जीव का जो व्यवहार होता है, ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है। क्या है? स्कैंडिनेविया एक माउंटेन है, वहां पाया जा रहा है। कुछ जीव का जो व्यवहार होता है, जैसे हम लोग का व्यवहार किस पे डिपेंड करता है, हम लोग जिस समाज में पले बढ़े हैं या जिस चीज के बारे में हम लोग के पास जानकारी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है आईएएस क्या चीज होता है, जानते हैं ना इसके बारे में, तब आए हैं ना, संज्ञान दिमाग में था तब इसके बारे में आए हैं। अगर आपके बारे में आपके दिमाग में संज्ञान नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जान भी नहीं सकते थे। इसी तरह से व्यवहार होता है, उसका डिपेंड करता है। आप सच धज के पढ़ने के लिए सुबह इतना बजे से इतना बजे तक आ जाते हैं, एक व्यवहार बनाए है ना, यहाँ इस तरह से होती है। एक नेचुरल व्यवहार होता है आदमी का, होता है कि नहीं होता है, इस तरह से व्यवहार करता है। तो यहाँ एक लेमिंग्स जीव है, क्या है, लेमिंग्स जीव। अब ये जो स्थिति थी, ये वाला पहले यहाँ था, सपोज दैट ये उधर चला गया और ये इधर चला गया। पहले क्या था, सभी जुड़ा हुआ था। जैसे कि देखिए इसकी शेप, देखिए इसका शेप और इसका शेप यहाँ फिट होगा कि नहीं। इसको अगर यहाँ सटाएंगे, सॉरी, इसको अगर इसको उठा करके यहाँ अगर हम रिफिट करेंगे तो होगा कि नहीं, शेप लग रहा है ना, लग रहा है ना कि इसका ये टुकड़ा है, इधर आ गया और एक इधर आ गया, लग रहा है कि नहीं। इसको जिग सॉ फिट कहते हैं। इसको लग रहा है कि इसको हम यहाँ फिट कर सकते हैं,
ऐसा लग रहा है, इसका मतलब है कि इसका भी स्थापन हुआ है, यहाँ से वहां घसक गया है या बहा हुआ है, प्रवाह हुआ है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, इसको भी अगर यहाँ से फिट करेंगे तो फिट लगेगा। समझ में आ रहा है? अब कुछ जो जीव यहाँ पाए जा रहे थे, इनके एंसेस्टर्स पूर्वज, तो पहले तो सभी एक जगह कॉम्पैक्ट था, तो सभी एक जगह दूसरी जगह रह रहे थे। सपोज दैट ये मान लिया क्षेत्र है, आप लोग नीचे हैं, दोनों पहले एक था, तो हम लोग एक दूसरे से आ जा सकते हैं ना। अब स्थिति ये होगी, ये जीव जब थे, अब इस किनारे पे आते हैं, किसकी तलाश में? इस किनारे पे आते हैं अपने एंसेस्टर्स की तलाश में, मतलब अपने पूर्वज की तलाश में। ये व्यवहार इनका हो गया है। और क्या करते हैं, यहाँ से स्कैंडिनेवियन पर्वत है, वहां से छलांग लगा लेते हैं नीचे। अब नीचे समुद्र है आज के डेट में, क्या होता है, मर जाते हैं। ये व्यवहार यह साबित करता है कि ये सभी जो देश था, ये सभी महादेश जो था, एक समय, किसी भी समय, जिसको कार्बोनिफेरस काल कहा जाता है, एक पैंजिया के नाम से जाने जाते थे, और एक कॉम्पैक्ट थे, एक विशाल पिंड के रूप में थे, सभी एक जगह थे। समझ में आया? ये व्यवहार बताता है कुछ चीजें का पाया जाना। दूसरी बात है, अब मान लिया ये चट्टाने का निर्माण जब हुआ होगा, इस किनारे वाली चट्टान का निर्माण हुआ होगा, और इस किनारे वाली चट्टान का निर्माण जब हुआ होगा, ये दोनों का जो कालखंड है, चट्टान निर्माण होने का जो समय है, क्या है, एक है लगभग। तो जब इस किनारे की चट्टान और इस किनारे की चट्टान के बारे में अध्ययन किया गया, तो पता चला कि ये दोनों चट्टाने का जो आयु काल है लगभग एक है। इसका मतलब ये और भी साबित करता है कि हकीकत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समझ में आया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर ने बताया, फिर कौन थे, कौन, एफबी टेलर आए, जिन्होंने क्षैतिज विस्थापन का सिद्धांत दिया था, और लास्ट में वेगनर आए। वेगनर के नाम से ही जाना जाता है कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक ना। वेगनर नहीं बताता हकीकत में कंटिनेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सबसे लास्ट में, और हकीकत में उन्होंने साबित किया। इस बहाव के, इस प्रवाह के पक्ष में उन्होंने कुछ साक्ष्य भी रखा कि हाँ ये साक्ष्य है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कुछ इसके साक्ष्य नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात, एक पर्वत का पाया जाना, यहाँ कौन सी पर्वत है और यहाँ कौन सी पर्वत है, यहाँ रॉकीज है, क्या है, इस किनारे पे क्या है, रॉकीज है, और इस किनारे पे क्या है, एंडीज है। ध्यान रखिए, इस किनारे पे कौन सी पर्वत है, रॉकीज, और इस किनारे पे, इसके किनारे पे कौन सी है, एंडीज है। यहाँ पे कौन सा पर्वत था, स्कैंडिनेविया, भी तो पढ़ा है, स्कैंडिनेविया माउंटेन था, ठीक ना। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत है, इसका निर्माण कैसे होता पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, दो प्लेटों की टक्कर से हुआ है। इसका मतलब कि हकीकत में कोई प्लेट इधर से उधर जा रहा है, कोई प्लेट इधर से उधर आ रहा है, और महाद्वीप जिसपे है वो एक दूसरे से सरक रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, कहीं इससे बहुत ज्यादा परिष्कृत और परिमार्जित है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट से कहीं ज्यादा। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, महाद्वीपीय सिद्धांत जो है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में आज ये पता चल गया कि हमको हकीकत में कंटिनेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसके बारे में आप लोग लिखिए। हाँ, वो जो जीव का जो व्यवहार था, जब सभी लेमिंग्स, क्या नाम था उसका, लेमिंग्स, वो क्या करते थे, किनारे पे आते थे और छलांग लगा करके नीचे अपना जान हत्या कर लेते थे, अपनी जान गवा देते थे, मर जाते थे। किसके तलाश में, अपने पूर्वज के तलाश में। उनको लगता था कि मेरा पूर्वज यहाँ, पहले तो वहां जमीन था, वहां है नहीं, ठीक ना। अब आपके जैसे चालाक थोड़े होते जीव जंतु, मानव इतना चालाक तो नहीं होता ना, क्यों मरेगा वो। तो स्थिति ये होती थी। बहुत सारा साक्ष्य है इसके बारे में, ये साक्ष्य मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ ऐसी एविडेंस है जो इंपॉर्टेंट है, और इस सिद्धांत के विपरीत जो अनसपोर्टेड है उसको पढ़ना है। और आलोचना तो इसका होगा ही होगा, आलोचना इसका होगा, क्यों होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं हो सकता ना। क्या चीज, वर्तमान की, अच्छा दूसरी बात है, आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं कि वर्तमान में, एक दिन का तो प्रोसेस हो नहीं सकता। ये कितने दिन का हो सकता है, लाखों वर्ष लग सकती है इसमें, है ना, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। पृथ्वी जब रोटेट करी तब आपको पता नहीं चल रहा है, तो सोचिए कि इसका कितना स्थिति होगी।
इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में हुआ है, ठीक ना। अल्फ्रेड वेगनर ने इसके पक्ष में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, जिन्होंने बताया कि हकीकत में महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। लिखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपों का प्रवाह होने का महाद्वीपों का प्रवाह होने का संभावना का सुझाव, महाद्वीपों का प्रवाह होने का संभावना का सुझाव सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में दिया। यह उस समय वैज्ञानिक विचारधारा के इतना विरुद्ध था कि, परंतु यह उस समय वैज्ञानिक विचारधारा के इतना विरुद्ध था कि सिद्धांतों को तरजीह नहीं दी, इनकी सिद्धांतों को तरजीह नहीं दी गई था, वैज्ञानिक विचारधारा के बहुत विरुद्ध था ये। उन्नीस सौ 10 में अमेरिकी विद्वान एफ.बी. टेलर स्थल भाग के क्षैतिज विस्थापन, स्थल भाग के क्षैतिज विस्थापन स्थल भाग के क्षैतिज विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह को मोड़दार पर्वतों के वितरण की, मोड़दार पर्वत मीन्स बलित पर्वत है ना, मोड़दार पर्वतों की व्याख्या या बलित पर्वतों की वितरण या बलित पर्वतों के वितरण की व्याख्या के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। और इसमें क्या होता है, हालांकि इनके भी सिद्धांत को, इनकी भी कॉन्सेप्ट को तरजीह नहीं दिया गया था, ठीक ना। इसके बाद आते हैं अंत में अमेरिकी जलवायुवेत्ता, सॉरी जर्मनी जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, कहां तक लिखी, जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को परिकल्पित किया। वेगनर मुख्य रूप से एक जलवायुवेत्ता था।
वेगनर मुख्य रूप से एक जलवायु वेत्ता था। उन्हें मूलभूत समस्या थी, उनके सामने मूलभूत समस्या थी, उनके सामने मूलभूत समस्या थी भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। मध्यवर्ती अक्षांशों के ठंडे प्रदेशों में, संसार के मध्यवर्ती, अब मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा हो जाएगा, उसके ऊपर वाला है ना मध्यवर्ती अक्षांश। संसार के मध्यवर्ती अक्षांशों में मतलब यहां से लेकर के इसकी स्थिति की बात कर रहा है ये। संसार के मध्यवर्ती अक्षांशों के ठंडे प्रदेशों में कोयला का पाया जाना। मध्यवर्ती अक्षांशों के ठंडे प्रदेशों में कोयले का पाया जाना। कौमा प्रायद्वीपीय भागों में प्रायद्वीपीय भागों में हिमावरण के कुछ अंश पाया जाना। हिमावरण, हिमकण, हिमावरण के कुछ अंश पाया जाना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टी लाइट। क्या होगा, टी लाइट। टी लाइट, अगर यहाँ टी लाइट पाया जा रहा है जिसको हिम बोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिम बोल्डर, टी लाइट का पाया जाना। कहां पाया जा रहा है ये, प्रायद्वीप में, ठीक है। प्रमाणित करता है कि आदि यह प्रमाणित करता है कि फेरस युग में वहां की जलवायु उष्ण और आर्द्र थी। यह प्रमाणित करता है कि कार्बोनिफेरस युग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, ये सब शब्द वहां मिलेगा। कार्बोनिफेरस युग में वहां की जलवायु उष्ण और आर्द्र थी। उष्ण और आर्द्र थी। उष्ण और आर्द्र मतलब समझते हैं, आ? शीत और आर्द्र होगा। उष्ण और आर्द्र मतलब क्या होता है, अच्छा हॉट, हाँ ठीक है हॉट है। और हॉट ज्यादा होगा तो आर्द्रता उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या कम होगा, कम जाएगी। आर्द्रता कहाँ ज्यादा होगा, शीत प्रदेश में या फिर उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। आर्द्रता का मतलब पहले समझ में आता है ना, जलवाष्प का जो कण होगा वायुमंडल में, जलवाष्प के कण को आर्द्रता कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, शीत प्रदेश में या फिर उष्ण कटिबंध में। क्या चीज, हाँ राइट कहाँ होगा, उष्ण कटिबंध में होगा। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्लास जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी ना। उष्ण कटिबंध में होगा। जलवाष्प का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होगा, अगर मान लिया समुद्र है, बाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहाँ होगा, शीत प्रदेश में या फिर उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में ज्यादा होगा इवोपोरेशन। तो जब बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आर्द्रता का निर्माण ज्यादा कहाँ होगा, उष्ण कटिबंध में होगा। इसका मतलब है कि उष्ण और आर्द्र होगा। यहाँ क्या है, ट्रॉपिकल जोन जो है किस तरह का है, उष्ण और आर्द्र है ना।
तो कोयला का कहाँ पाया जाना चाहिए था, यहाँ। कहाँ पाया जा रहा है, साइबेरिया क्षेत्र में पाया जा रहा है, ठीक ना। अभी तक कहाँ लिखे, कहाँ तक लिखे। हाँ, वहां की जलवायु क्या थी, उष्ण और आर्द्र थी, और वहां की प्राकृतिक वनस्पति घने जंगल से बसीभूत थे, घने जंगल से भरे हुए थे। घने जंगल से भरे हुए थे, जो कि साइबेरिया के भागों में कोयला पाया जाता है। घने जंगल से भरे हुए थे, जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। के क्षेत्र में कोयला पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां की जलवायु, कौन बता रहे हैं ऐसा, ये वेगनर बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कंडीशन होगी। अगर साइबेरिया के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोयला का पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि पहली तो वहां की जलवायु क्या होगी, उष्ण और आर्द्र होगी। दूसरी बात, उष्ण और आर्द्र के साथ साथ वहां की जो वनस्पतियां होगी, क्या था, घने जंगल से बसीभूत था वो। कोयला का निर्माण कहाँ होगा, वही होगा ना, जमीन दोज हो जाती है, लाखों वर्षों के बाद सड़ने गलने के बाद वो क्या होता है, कंसोलिडेटेड होकर के ये कोयले का निर्माण करता है। इसका मतलब कि वहां की जलवायु पहले क्या थी, उष्ण और आर्द्र थी, और वो साइबेरिया जो क्षेत्र था क्या था, घने जंगल से बसीभूत था, भरा हुआ था। लिखिए नेक्स्ट। इसके विपरीत, इसके विपरीत भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका में, इसके विपरीत भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका, भारत, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा दक्षिणी अफ्रीका में जहां जलवायु अभी उष्ण है, में जहां जलवायु अभी उष्ण है, जहां जलवायु अभी उष्ण है, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में ठंडी जलवायु और कार्बोनिफेरस युग में ठंडी जलवायु और हिमछादन के प्रमाण मिलते हैं। हिमछादन, कैसे लिखेंगे, हिमछादन मतलब आइस सीट, बर्फ चादरी। कौन कौन सा नाम मैंने भी लिखाया, ब्राजील, पहले देख लीजिए इस चीज को, ब्राजील कहाँ पे है, ब्राजील, और मैंने क्या लिखाया है, भारत, भारत लिखाया है, अफ्रीका लिखाया है ना, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, ध्यान से बोलिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरेगी, ठीक है, एक कैप्रिकॉर्न बोल रहे हैं, एक मकर बोल रहे हैं, दोनों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है। मकर रेखा है, क्या है ये, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि जब मकर रेखा गुजरेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये ठंडा होगा या गर्म होगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में होगा। क्या आप अभी तो बताए थे ना कि तीनों रेखा जहां से गुजरेगी, और ये तीनों रेखा के बीच में जितना भी होगा उष्ण कटिबंध होगा, क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। इसका मतलब है कि ये देखिए, यहां से लेकर के यहां से जो गुजरती है ये सब चीजें, क्या है, ये मकर रेखा है। अभी यहाँ उष्ण है ना, अभी तो हम यही लिखा है ना कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जहां की जलवायु अभी उष्ण है, हकीकत में उष्ण है ना हम लोग का जलवायु, है ना, हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है ना। हालांकि हम लोग बिहार की स्थिति यहाँ है, मतलब कैंसर के
कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर हो गया है, रांची से गुजरती है ना वो, तो हम लोग बिहार में है, रांची तो हम लोग से दक्षिण है कि उत्तर है, दक्षिण है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तीनों रेखा के बीच में जो गुजरती है, अभी की जलवायु यहाँ पे क्या है, उष्ण है। होना चाहिए था क्या यहाँ, जब वहां उष्ण था तो यहाँ शीत होना चाहिए था, लेकिन अभी की जलवायु यहाँ इस उष्ण है, और यहाँ हिमावरण या हिमछादन का प्रमाण मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये चीजें यहाँ पाई जा रही है, इसका मतलब ये था, मतलब ये कारण है और ये इसका रीजन है, मतलब ये इसका रीजन है, इसका मतलब है ये रीजन के साथ साथ इसका क्या होगा, इसका प्रतिफल जो होगा अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। 2 × 2 करेंगे तो 6 कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, डेफिनेटली वही होगा जो रिजल्ट होना है। दो कंपोनेंट मिल रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा उससे रिलेटेड ही रिजल्ट होगा ना, तो ऐसा नहीं कि उसके विपरीत चला जाएगा। तो कोयला का मिलना चाहिए था यहाँ पे, मिल रहा है, देखिए वहां जाकर। ठीक है, कहाँ लिखे अभी तक, कहाँ तक। हिमछादन के प्रमाण मिलते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ, इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ, कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ, या यदि जलवायु कटिबंध अस्थिर रहे, या यदि जलवायु कटिबंध अस्थिर रहे, जलवायु कटिबंध अस्थिर रहे तो महाद्वीपीय मतलब स्थल भागों का विस्थापन हुआ, अस्थिर रहे तो महाद्वीपीय भागों का विस्थापन हुआ। समझ में आया। कह रहा है कि जो यहाँ पाया जाना चाहिए था, यहाँ उष्ण कटिबंध अभी पाया जा रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए था, हिमावरण के हिमच्छादन के प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ शीत कटिबंध था वो पहले, था ना। समझ में आया। तो इस तरह से अगर जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण नहीं हुआ, इसका मतलब है कि महाद्वीप का ही स्थानांतरण हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा। समझ गए। चूंकि इसमें लिख लीजिए, चूंकि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण को, चूंकि जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं, जलवायु कटिबंधों को स्थानांतरण को स्वीकारने में अनेक कठिनाइयां हैं, चूंकि जलवायु कटिबंधों का निर्धारण क्योंकि जलवायु कटिबंधों का निर्धारण सूर्य से सुनिश्चित होता है, सूर्य से सुनिश्चित होता है। जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण सूर्य से सुनिश्चित होता है, अतः यह निश्चित है कि महाद्वीपीय भागों का ही स्थानांतरण हुआ है, अतः यह निश्चित है। हकीकत में कौन सा घस का है या कौन सा किसका भाग हुआ है, महाद्वीप का ही हुआ होगा।
समझ में आया एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेगनर्स कह रहे हैं सेकेंड चीज कि पहले की जो स्थिति थी, सभी जो महादेश थे क्या थे, एक जगह थे। जितने भी महादेश है ना, सभी क्या थे, एक जगह थे। ये हो गया नॉर्थ साइड वाला, ये हो गया साउथ साइड वाला। समझ में आ रहा है? सभी जो महादेश थे क्या थे, एक जगह थे। और इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। किसको, इस घेरा के अंदर में जितने भी महादेश हैं सभी एक जगह थे, इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। और पैंजिया को दो भागों में बांटने वाला एक सागर था जिसको कहते थे टेथिस सागर। और ये कौन सा सागर है, टेथिस सागर। समझ में आ रहा है? ये कौन सा सागर है, टेथिस सागर। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और ये वाली जो भूमि थी, यहाँ वाला ये वाला उत्तर साइड वाला, इसको क्या कहते थे, अंगारा लैंड। और दक्षिण साइड वाले जितने भी कंटिनेंट थे, जितने भी महादेश थे, इसको क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा है? और सभी ये सब चीजें जो थी, ये तो कंटिनेंट हो गया, ये कंटिनेंट हो गया, टेथिस सागर हो गया, ये कॉम्पैक्ट एक ब्लॉक था। क्या था, ये कॉम्पैक्ट ब्लॉक था। अब इस ब्लॉक के भी चारों तरफ क्या था, एक और सागर था जिसको कहते थे पैंथालासा सागर। क्या कहते हैं, पैंथालासा सागर। इसको लिख लीजिए, ये कौन सा सागर है, पैंथालासा सागर। इसके बारे में बोला जाता है कि पहले वाला प्रशांत क्षेत्र यही है, प्रशांत महासागर जो है ना, यही प्रशांत महासागर ही था, ये पैंथालासा सागर। मतलब ये वाला नॉर्थ साइड वाला जितने भी भूमि थे क्या कहलाएंगे, अंगारा लैंड। दक्षिण वाला क्या कहलाएंगे, गोंडवाना लैंड। इसका मतलब अंगारा लैंड में कौन कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा,